सभी को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं इस लेसन के बारे में। चैप्टर नंबर 10 है जो नए साम्राज्य और राज्य। तो इस लेसन में जो ये अरविंद है, इसे राजा का रोल अदा करना है, यानी उसकी भूमिका निभानी है। और ये खुश है कि इसने मुच्छों पर ताव देने हैं और शाही वेशभूषा है और एक तलवार वगैरह दी जाएगी। लेकिन उसे बाद में ये पता लगा कि उसे वीणा बजानी है और कविता पाठ करनी है। तो ये हैरान हो गया कि राजा वीणा कैसे बजा सकता है, अथवा उसका तो रोल बहुत बड़ा होता है। तो इस लेसन में जो ये बताया गया है रोल, ये विशेषकर समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है कि समुद्रगुप्त एक महान राजा हुआ जो कि गुप्त डायनेस्टी का, यानी कि गुप्त वंश का जो प्रसिद्ध राजा था, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बारे में एक प्रशस्ति अभिलेख भी है इस लेसन में। तो प्रशस्ति का मतलब क्या है? प्रशंसा, यानी प्रशंसा से भरा हुआ अभिलेख है। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस लेसन में आगे बात करेंगे हर्षवर्धन के बारे में। किसके बारे में? हर्षवर्धन के बारे में। और हर्षचरित है जो पुस्तक है, हर्षचरित, तो उसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद में बात करेंगे जो दक्षिण भारत के वंश है, जैसे पल्लव वंश हो गया और चालुक्य वंश हो गया। जो चालुक्य वंश है उसके बारे में बात करेंगे। और इस लेसन में जो राजा राज्यों का प्रशासन कैसे करते थे, कि प्रशासन कैसा था उनका उस टाइम का और कैसे चलाया जाता था, और सेना कैसी थी, सेना पर भी बात करेंगे कि उस टाइम की सेना कैसी थी। तो दक्षिण भारत की जो सभाएं होती थी उसके बारे में बात करेंगे। तो 300, ये ईसा मसीह का जन्म ईयर है जो जीरो पीरियड मान लेते हैं, ये 300 के आसपास ईसा पूर्व है और 300 के ईस्वी है। तो इस टाइम पीरियड में कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला। और उसके बाद गुप्त वंश की शुरुआत होती है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए लेसन के बारे में देख लेते हैं क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। दरअसल जो गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा है जो अरविंद है, समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुद एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। तो काव्य के रूप में एक रचना मिली है जो स्तंभ है उसके ऊपर। यह एक किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति बोला जाता है। प्रशस्ति का मतलब क्या है? प्रशंसा, की प्रशंसा कर रखी है, संस्कृत शब्द है ये। तो प्रशंसा होता है। और प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले से ही था। अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में हमने पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इनमें राजा की एक योद्धा और युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया है। और प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, वहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदानों में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों और बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीली तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। तो आपने एक चित्र नंबर जो 7 था, पृष्ठ नंबर 105 है, उसे देखा होगा कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे जो ये ऐसे इंडिया का पार्ट है, तो यहाँ से दिखेंगे वो। तो उसी तरह कुछ बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यह चित्र इस प्रशस्ति से प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। समुद्रगुप्त में मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावृत के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और दक्षिण की बात करते हैं। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है और इसमें असम,
तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण और संघ आते हैं। समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। तो ये बताया गया, जैसे ये थानेश्वर है, हर्षवर्धन यहीं से थे। कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा, उज्जैन जो कि एमपी में है। तो सातवाहन, तो ये जो लाल रंग के डॉट है ये थे वो दक्षिण पथ के जो 12 शासक हैं। ऐहोल, चालुक्य और पल्लव जो कि कांचीपुरम राजधानी थी। चोल, मदुरई, पांडे। तो ये देख लेना एक बार चित्र को। विक्रम संवत की बात करते हैं तो 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। वंशावलियाँ हैं। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पर पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमारी देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज की जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की है। उनके दादा, परदादा और महाराज के रूप में उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से यह पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इसमें कुछ के बारे में जानकारी अगले लेसन में मिलेगी। हर्षवर्धन और हर्षचरित। हर्षचरित क्या है? पुस्तक है। इस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बाणभट्ट है उसने संस्कृत में हर्षचरित लिखी। बाणभट्ट ने क्या लिखा? हर्षचरित। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री ह्वेन त्सांग, जिनके बारे में पिछले अध्याय में पढ़ा है, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन दिया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। कहाँ के थे? कन्नौज के। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है पुलकेशिन द्वितीय, जो चालुक्य वंश के थे। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ क्या बताती हैं? इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी और डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्य का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच। जो चालुक्य राज्य है वो कहाँ तक फैला है? कृष्णा और तुंगभद्रा। चालुक्य कृष्णा और तुंगभद्रा। और जो पल्लव है कांचीपुरम से आसपास के क्षेत्रों में कावेरी नदी यानी पल्लव। चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी, यानी चाल हाल, ऐसे याद कर ले, चालुक्य ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारी केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है।
पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व और पश्चिमी दोनों समुद्र तटों के इलाकों को अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ है आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम के दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्य की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्य को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोलों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में कक्षा 7 में पढ़ेंगे। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, इम्पोर्टेंट है। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता के पद पाते थे, जैसा कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी होते थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमार अमात्या तथा एक महत्वपूर्ण मंत्री था तथा एक संधि विग्रह अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। यानी कि आनुवंशिक पद बना दे कि बाप यानी बेटा अपने पिता की जगह नौकरी करेगा, वह अन्य पदों पर जाएगा। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इसमें नगर श्रेष्ठ यानी कि मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्तवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कार्यस्थ यानी कि लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे, अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से कर वसूल करते थे, जिससे वे सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के हथियार जुटाते थे। इस तरह व्यक्ति सामंत कहलाते थे। तो सामंत वही था कि जमीन होती थी इनके पास और ये कर वगैरह वसूलते थे, और ये खेती नहीं करते, खेती मजदूर या दास करते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करते थे। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा होने की बात। क्या उर नामक ग्राम सभा? नगरम व्यापारियों का एक संगठन था। तो नगरम क्या था? व्यापारियों का संगठन था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी सभाएं शताब्दियों तक काम कर रही थी। उस जमाने में आम लोग, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों और कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया, जबकि अन्य लोग जहाँ तथा महिलाएं प्राकृत भाषा बोलते हुए दिखाया गया है। इनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नामक एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। चीनी तीर्थयात्री फाशियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से किसी भी प्रकार से
संपर्क में बचाते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा संजीव चित्रण किया गया है। तो राजा की सेना के बारे में बताया कि राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग की जाने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, स्वभाव, खाने पीने का सामान आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले, गाड़ियों, ऊँटों अथवा हाथी जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल और बुरी तरह बजाते हुए चलते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को यह उनका सत्कार करना पड़ता था। दही, गुड़ और फूलों को उपहार लाते थे और जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या किसी अनुरोध का सामने रख सके, पर यह सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिले, जूते, बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट ने लिखा है, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। थैंक यू दोस्तों। आपको कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।